नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लेकिन आज न्यूज रूम से नहीं बल्कि न्यूयॉर्क से आप देख रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर से स्पेशल रिपोर्ट का ये खास एपिसोड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में आज यहीं पर न्यूयॉर्क में कहा और जमकर चेताया उन तमाम मुल्कों को जो आतंकवाद की आड़ में भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री ने आज इस मंच से तमाम मुद्दों का जिक्र किया। जब वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अफगानिस्तान की धरती का आतंकवाद के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने पर भी विश्व को चेताया, पाकिस्तान को चेताया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर जबरदस्त हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर आज छेड़ा, उसकी नीतियों पर छेड़ा, आतंकवाद के उससे प्रॉक्सी वॉर पर छेड़ा है। देखिए, रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। आज इस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को भी चेताया है। जी हां, उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से बिना चीन का नाम लिए उन्होंने कहा कि आप समंदर की विरासत को यूज करना है, हमें समंदर की विरासत को हम अब्यूज नहीं कर सकते। इशारा साफ चीन की विस्तारवाद नीति पर था। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भारत की तरफ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के कटघरे में दोनों मुल्कों को खड़ा किया। कहा कि देखिए लोकतंत्र कैसे भारत में आज इतना मजबूत है कि चाय बेचने वाला एक व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री होते हुए बार बार यूएनजीए में बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया ऐसे मुल्कों को, चीन और पाकिस्तान को, जहां लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं। महोदय, मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया। हमारी विविधता, हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन, खान पान, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं,
Yes, democracy can deliver. democracy can deliver. Yes, Yes, democracy has democracy delivered. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत ही कोविड की महामारी और विश्व में कोविड की महामारी की जो त्रासदी है उस पर चर्चा करते हुए ग्लोबल लीडर के तौर पर उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर भारत कितना सतर्क है। लगभग 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को रोज वैक्सीन लग रही। यही नहीं, वैक्सीन डेवलपमेंट यानी विकास कैसे वैक्सीन का और भी अच्छी वैक्सीन का हो जिसे 12 साल के ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है, ऐसे डीएनए वैक्सीन का भी जिक्र आज प्रधानमंत्री ने इस मंच से किया। गत 1.5 वर्ष से for the last 1.5 years, पूरा विश्व the world 100 साल has में been आई सबसे grappling with बड़ी the worst pandemic महामारी का it has सामना seen कर in 100 years. ऐसी भयंकर महामारी में I pay tribute जीवन to गंवाने all वाले those who have lost their lives सभी लोगों in को the deadly corona मैं pandemic, श्रद्धांजलि देता हूं और and परिवारों I के साथ express my condolences संवेदनाएं व्यक्त to करता हूं। their families. और अब आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के इमरान खान यूएनजीए में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहे थे। आज ऐसा जवाब उन्हें मिला है भारत की एक बेटी का कि पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। Resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. By the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country. The BJP government has intensified repression in Kashmir by these barbaric acts. Not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN. Reverse its unilateral and illegal measures instituted since 5th August 2019. Divert the world's attention from the sad state of his country where terrorists enjoy free pass. The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. That Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding and actively supporting terrorists. इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का रोना रोएंगे, ये बात सब जानते थे। पाकिस्तान के लोग भी जानते थे कि उनके वजीर आजम अपनी नाकामी छिपाने के लिए कश्मीर के पीछे जरूर छिपेंगे। लेकिन जो बात अप्रत्याशित थी, जिस बात ने पाकिस्तान को चौंका दिया, दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, वो भारत का तत्काल और करारा जवाब था। भारत की इस बेटी ने पाकिस्तान के झूठ को तार-तार कर दिया। Apply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. जो पाकिस्तान आतंकवाद को सरकार की नीति बना चुका, जो पाकिस्तान आतंकवाद में निवेश करता, उसके प्रधानमंत्री ने जब मानवाधिकार पर भारत को घेरने की हिमाकत की, तो सारी दुनिया के सामने भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने अकेले ही उसकी बोलती बंद कर दी। Pakistan desires peace with India, as with all its neighbors. But sustainable peace in South Asia is contingent upon resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Last February, we reaffirmed the 2003 ceasefire understanding along the line of control. The hope was that it would lead to a rethink of the strategy in Delhi. Sadly, the BJP government has intensified repression in Kashmir and continues to vitiate the environment by these barbaric acts. The onus remains on India to create a conducive environment. This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention
From the sad state of his country, this is not the first time the leader of संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्लोमेट स्नेहा दुबे के तीखे अंदाज की हर कोई तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर उनके लिए नारी शक्ति हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। पाकिस्तान का कोई भी नेता हो, तानाशाह से बना राष्ट्रपति हो या सेना की उंगली पकड़कर बना प्रधानमंत्री, कश्मीर के नाम की माला जपना सबकी मजबूरी है। इसीलिए पाकिस्तान कश्मीर पर नए नए झूठ का आविष्कार करता रहता है। लेकिन इमरान खान ठहरे क्रिकेटर, जो इस मामले में पिछले पाकिस्तानी हुक्मरानों से भी गए बीते साबित हो रहे हैं और कश्मीर पर नए इल्जाम गढ़ने में नाकाम साबित हो चुके हैं। We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. This repression is accompanied by illegal efforts to change the demographic structure of the occupied territory and transform it from a Muslim majority into a Muslim minority. From the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार की हालत कहाँ खराब है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन झूठ और फरेब तो पाकिस्तान के डीएनए में है। कश्मीर पर वहाँ सियासतदान अवाम से झूठ बोलते हैं तो डॉलर के लिए पाकिस्तान की सेना अमेरिका को बेवकूफ बनाती है। लेकिन ओसामा बिन लादेन पर पाकिस्तान के रंगे हाथों पकड़े जाने से सारा खेल ही बदल गया है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में भारत की डिप्लोमेट स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान की इस दुखती रग को पकड़कर ऐसा पलटवार किया कि इमरान खान को भी सालों तक याद रहेगा। We marked the solemn occasion of the 20th anniversary of the 9/11 terror attacks just a few days back. The world has not forgotten that the mastermind behind that dastardly event, Osama bin Laden, got shelter in Pakistan. Pakistan leadership continues to glorify him as a martyr. भारत की बेटियों के ऐसे ही जवाब पहले भी चर्चा बटोर चुके हैं। 2 साल पहले जब इमरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया तो उन्हें आईना दिखाने का काम IFS विदिशा मित्रा ने किया। इससे 3 साल पहले भारत की डिप्लोमेट एनएम गंभीर ने यूएन असेंबली में नवाज शरीफ को करारा जवाब दिया था। स्नेहा दुबे ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. गोवा में पली बड़ी स्नेहा दुबे 2012 बैच की IFS ऑफिसर हैं। वो 12 साल की उम्र से ही IFS बनना चाहती थी। 2011 में पहली ही कोशिश में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करने के बाद उनका पहला अपॉइंटमेंट विदेश मंत्रालय में हुआ। 2014 में उन्हें मैड्रिड में भारतीय दूतावास में भेज दिया गया। फिलहाल वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी है, जिनके 2 टूक जवाबों ने पाकिस्तान को बगले झांकने को मजबूर कर दिया है। 9/11 की 20वीं बरसी बनाने में लगा हुआ है। वहां इमरान खान उस शख्स को जिसने उस पूरे घटना को अंजाम दिया, ओसामा बिन लादेन, उसे वो शहीद कहता है, मार्टियर कहता है। तो ऐसे माहौल में किस प्रकार विश्व माने कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसे अपनी बेइज्जती का एहसास नहीं होता। इसीलिए अगले साल भी संयुक्त राष्ट्र में वो कश्मीर का राग पूरी बेशर्मी से गाएगा, जिसका उसे करारा जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। अब हम जरा आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान की बौखलाहट की वजह क्या है। 2019 में दरअसल पहली बार इमरान खान प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान के और अमेरिका पहुंचे। तब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था, लेकिन उस वक्त भी कश्मीर, आरएसएस, विक्टिम कार्ड, यही पुराना प्रोपेगेंडा का टेप वो चलाते हुए नजर आए थे। वही फसाना तब से अब तक उसी तरह से चल रहा है और टेप घिस चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, लेकिन इस बार रिकॉर्डेड भाषण चलवाया इमरान खान ने। झल्लाहट को समझिए, 9 महीने से लगे हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बातचीत हुई है, इन पर्सन क्वाड मीट भी हुई है, लेकिन अभी तक इमरान खान 9 महीने से एक फोन कॉल पर जो बाइडेन से बात करना चाहते हैं, जो बाइडेन आ ही नहीं रहे बात करने।
दुनिया जानती है कि भारत क्या चीज है। वो डिप्लोमेटिक फ्रंट एक बहुत एक इम्पोर्टेंट फ्रंट है देश के लिए। तो मोदी ने तो हमारे इंडियन कम्युनिटी को अमेरिका में हमारे सर को ऊंचा कर दिया है, हमारी हिम्मत बढ़ा दिया है। वो अपनी बात को रखते हैं और कठोरता से और स्पष्ट रखते हैं, और जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया भर के नेताओं को, लोगों को सुनना पड़ता है। मोदी जी का यहाँ आने से हम सबका सर और ऊंचा उठ चुका है और एक नया जोश आ चुका है। जब भी मोदी जी को देखते तो लगता है कि हमारा इंडिया, हमारे लोग सुरक्षित हाथों में है। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक अमेरिका में भारतीय समुदाय के मुस्कुराते हुए चेहरे देखिए। अमेरिका में भारतीयों की जुबान पर भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पर भरोसा सुनिए और समझिए आखिर क्या ऐसी ही तस्वीरें और भरोसा पाकिस्तानी नागरिकों से इमरान खान अपने लिए सोच सकते हैं। मोदी जी का यहाँ आने से हम सबका सर और ऊंचा उठ चुका है। I have the great honor to introduce a recorded statement by His Excellency. इमरान खान को न तो सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान और न ही अमेरिका में ये भरोसा पाकिस्तानियों से मिल सकता था। क्या इसीलिए इमरान अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलने खुद नहीं पहुंचते, बल्कि रिकॉर्डेड भाषण अपना पाकिस्तान से ही चलवाते हैं, ताकि इंटरनेशनल बेइज्जती से बचते हुए पुराने रटे रटाए राग का टेप बजाया जा सके। Indian actions violate the resolutions of the United Nations Security Council on Jammu and Kashmir. The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India, where this RSS BJP regime is being allowed to get away with human rights abuses with complete immunity. 2019 से अब तक संयुक्त राष्ट्र में एक ही झूठ बोलते आ रहे पाकिस्तान की ये झल्लाहट नहीं तो और क्या है कि जो पाकिस्तान पिछले 20 साल में अमेरिका से करीब 1,70,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद के भरोसे जीता आया, वो पाकिस्तान अब अमेरिका पर अपनी बौखलाहट उतारने लगा, वो भी अमेरिका के बदले की कीमत के रूप में खुद को पीड़ित दिखाकर। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति बाइडेन भी गले मिलते हैं, भारत अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने की बात कहते हैं। इन्हीं तस्वीरों से पैदा हुई पाकिस्तान की जलन का नतीजा है कि पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ही नहीं बल्कि कश्मीर पर पाकिस्तान की संसदीय समिति के अध्यक्ष शहरयार खान अफरीदी भी अमेरिका में घूमते हुए अमेरिका पर ही निशाना साधते हैं। अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। सवाल यह है कि जो इमरान खान अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते रहे, वो क्या भारत अमेरिका के लगातार मजबूत रिश्तों के और प्रगाढ़ हो जाने से बौखला रहे हैं, या फिर अफगानिस्तान से वापसी करते अमेरिका के साथ पाकिस्तानी धोखेबाजी के कारण प्रतिबंधों का डर सता रहा है? मेरा मानना यह है कि उनका खतरा है पाकिस्तान को कि सैंक्शन हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि FATF में इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, वो ग्रे लिस्ट में है। उनके कई सारे जो अमेरिका से फंडिंग मिलती थी वो बंद हो गई थी, बीच में IMF फंडिंग भी रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसका खतरा तो उनको रहता ही है। ये सब करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये डर तो है ही है। अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया, इसीलिए उसे अब सबक सिखाने का वक्त आया है। साल 2008 से 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने एक इंटरव्यू में बताया, अमेरिकियों को लगता है कि तालिबान को पाकिस्तान के समर्थन की वजह से ही अफगानिस्तान में
अमेरिकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को अपने यहाँ न सिर्फ छिपाया बल्कि उसे पाला पोसा भी। यही कारण है कि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक पाकिस्तान की प्रधानमंत्री इमरान खान से बात नहीं की। He hasn't called you since coming into office, correct? He's a busy man. Do you see this as punishment for supporting the Taliban while they were killing US troops? Well, you have to ask him why he's too busy to call. अगर सिर्फ महीने भर की बात करें तो सितंबर में ही पाकिस्तान में आतंकवाद के डर से न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम बीच में दौरा छोड़ गई। पाकिस्तानी आतंकवाद की खौफ से ही इंग्लैंड ने क्रिकेट टीम भेजने से मना कर दिया। पाकिस्तान में आतंक के बादलों की वजह से वेस्टइंडीज की टीम भी आगे आएगी या नहीं साफ नहीं हो पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखें तो सार्क में तालिबान को मान्यता दिलाने की पाकिस्तानी वकालत खारिज कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान के लाख चाहने के बावजूद तालिबान को बोलने की इजाजत नहीं मिली। I have the great honor to introduce a recorded statement by His Excellency. इसीलिए आतंक के सुर वाला पाकिस्तान वो गायक है जिसे अब संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना रिकॉर्डेड झूठ का टेप चलाकर मुंह छिपाना पड़ता है। न्यूयॉर्क से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए इसी न्यूयॉर्क पहुंचे। आज उन्होंने संबोधन किया। पूरी दुनिया की नजर दरअसल इस वक्त अफगानिस्तान में आतंक के तालिबानी साम्राज्य के फैलने पर है। पूरे विश्व को ये चिंता है कि कैसे आतंक का गढ़ अफगानिस्तान बन सकता है और इसीलिए आज प्रधानमंत्री ने जब इस मंच से बोला तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, चेता दिया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा आईना दिखाना था। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। The current situation in Afghanistan, for some reason, Pakistan has been blamed for the turn of events by politicians in the United States and some politicians in Europe. From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan when we joined the US war on terror after 9/11. पाकिस्तान का क्या एजेंडा? आतंक का झंडा और झूठ का प्रोपेगेंडा। जी हां, एजेंडा ही कुछ ऐसा है पाकिस्तान का। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से बोला तो उन्होंने पाकिस्तान के झूठ की पूरी पोल खोल दी, क्योंकि नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से खाका खींच दिया और ये बता दिया कि तालिबान की आतंकी सरकार को डिफेंड करने वालों के लिए अब जगह नहीं है। देखिए दो नेताओं का फर्क। एक तरफ इमरान खान थे जो आतंकियों की तालिबानी सरकार के हमदर्द बने फिर रहे हैं, विश्व में उसे मान्यता दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने तालिबान की सरकार से साफ कह दिया कि आतंक का साम्राज्य नहीं चलेगा, भारत के खिलाफ आतंक और प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। The world community incentivizes them, encourages them to walk this talk. It will be a win-win situation for everyone. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will not allow this soil to be used by terrorists. तालिबान के पुराने मददगार इमरान खान
जिन्हें तालिबान खान का नाम भी पाकिस्तान में दिया गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में तालिबान पर ही झूठ बोलते पकड़े गए। This is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. गवाही इन तस्वीरों में है, जिस तालिबान के आतंक और क्रूरता की कड़वाहट को इमरान खान मानवाधिकार की नकली चाशनी से छिपाना चाहते हैं, उसी तालिबान ने इमरान खान के दावों को यूं निर्मम तरीके से क्रेन पर टांग दिया, जो तस्वीरें भी हम आपको पूरी तरह साफ नहीं दिखा सकते। इनमें दरअसल पाकिस्तान के सहारे विश्व मान्यता के लिए बौखलाते तालिबान की हकीकत छिपी है। ये अफगानिस्तान के हेरात शहर की तस्वीरें बताई गयी, जिसमें एक शव को क्रेन से बीच शहर में लटकाया दिखाया जाता है। खून से लथपथ शव पर तालिबानियों ने चेतावनी देने वाला एक पोस्टर चिपकाया है। हेरात शहर के स्थानीय नागरिक के मुताबिक तालिबानी 4 शवों को टांगने के लिए लेकर आए थे। एक शव को हेरात के एक चौराहे पर क्रेन से टांगा, 3 शवों को दूसरे चौराहों पर टांगने के लिए तालिबानी ले गए। तालिबान का दावा था कि ये शव अपहरण करने वाले अपराधियों के थे। सोचिए, मानवता के ऐसे गुनहगार आतंकियों की सरकार को मान्यता दिलाने की वकालत इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा में करते हैं, तो अफगानियों के नाम पर ही। Right now, the whole world community should think, what is the way ahead? There are 2 paths we can take. If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. And by next year, almost 90% of people in Afghanistan will go below the poverty line. There's a huge humanitarian crisis looming ahead. तालिबान के वकील बनने वाले इमरान खान को क्या अफगानिस्तान में ही तालिबानियों के हाथों यूं पीटे जाते आम अफगानियों का मानवीय संकट नजर नहीं आता? हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। काश इमरान इसे भी देखते, जिसमें एक नौजवान खड़ा है, हंटर लेकर एक तालिबानी मारता है, गांव के लोग पास में भीड़ के रूप में दिखते हैं, एक तालिबानी अत्याधुनिक हथियार लेकर खड़ा हुआ है। तालिबान इसी तरह सबको सजा देना चाहता है और इमरान खान कहते हैं, A destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. So therefore, there is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it, for the sake of the people of Afghanistan. तालिबान के हाथों मारे पीटे जा रहे नागरिकों की बात करने वाले इमरान खान ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं बताते कि तालिबान को बनाने वालों में से एक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने अफगानिस्तान को वापस हाथ पैर काटने वाली सजा के दौर में धकेलने की सोच ली है, जिसने कहा है कि गलती करने वालों की हत्या करने और शरीर के अंग काटने का दौर जल्द लौटेगा। हाथ काटना सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस तरह की सजाओं से लोगों में खौफ बढ़ता है। तालिबान कैबिनेट इस पर विचार कर रही है, ऐसी सजाएं सार्वजनिक तौर पर दी जाएं या नहीं, और जल्द इसकी पॉलिसी भी बना ली जाएगी। लेकिन ऐसे तालिबान के हमदर्द पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तालिबान खान यानी इमरान खान खुद के तालिबानी मददगार होने पर सफाई भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में देते हैं। इमरान खान क्या वाकई तालिबान के पीड़ित हो सकते हैं? इसके लिए ये वीडियो देखिए।
दावा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी मदद वाले ट्रकों को तालिबान के ही आतंकी हटा रहे हैं। ऐसा क्यों? जानकार कहते हैं कि इसकी वजह तालिबान में हक्कानी बनाम बरादर गुट की आपसी तनातनी है, जहां हक्कानी आतंकी गुट पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। क्या हक्कानी बरादर की लड़ाई का खामियाजा पाकिस्तान को हो सकता है? तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर एक बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक एमिरेट वहां बन जाती है तो वो एक तालिबानाइजेशन जो पाकिस्तान में सोसाइटी नहीं चाहती वो होने का खतरा है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक जो ग्रुप है वो पाकिस्तान के साथ में बहुत ज्यादा अपनी दुश्मनी रखता है, वहां पे अटैक करता है उनके, और वो देना नहीं चाहते उनको रास्ता बिल्कुल भी। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उनका जो तालिबानी स्टाइल है उसमें बन जाए। तो ये तो सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान को है। देखिए, जब आप आग के साथ खेलते हैं तो जलेंगे तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी पाकिस्तान क्यों तालिबान को मान्यता दिलाना चाहता है? इसके पीछे एक एजेंडा है, तालिबान के सहारे पाकिस्तान का भारत में आतंक फैलाने वाला। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तालिबान आपको कश्मीर जीत करके देंगे, ये किसने आपको बताया? हमारे साथ मिलके इंडिया, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इंडिया की तरफ से बोल रही हूँ? मैडम, अल्लाह का वास्ता, ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, इसको दुनिया देखेगी।